और मेयर श्रीमती पिंकीबेन, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जैसे डॉक्टर अनिल पटेल जी, मांझलपुर के विधायक योगेश पटेल जी, सयाजीगंज के विधायक केयूर भाई, बजट के मुख्य संयोजक जैसे सीए जैनिक वकील जी, मध्य जोन के बजट के संयोजक मयूर सुतार जी एवं भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर के महामंत्री रमेश पटेल जी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट जी, स्थायी समिति के चेयरमैन शीतल मिस्त्री जी एवं आप सभी पत्रकार परिषद में उपस्थित पत्रकार मित्र, और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं वडोदरा महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी को विनती करता हूं कि प्रेस को संबोधन करें। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी जी को निवेदन करता हूं कि प्रेस का स्वागत करें। सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर आयोजित प्रेस वार्ता में बजट के संदर्भ में प्रेस वार्ता करने आए हमारे मेहमान ऐसे आदरणीय अनुराग जी, प्रदेश की बजट की जो योजना बनी उसके इंचार्ज ऐसे श्री जैनिक भाई, प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भाई, मध्य जोन के प्रभारी बजट के एसएससी मयूर भाई, हमारे युवा और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रहमान भाई, मेयर श्रीमती पिंकीबेन, धारासभ्य श्री केयूर भाई और सभी मंचस्थ महानुभाव, मैं स्वागत करता हूँ। साथ साथ में इतनी कम नोटिस में हमने आप सभी को बुलाया और ये प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया आए हैं, तो सभी का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं अनुराग जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रेस वार्ता में आप अपने शब्द से हमको संबोधित करें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और इस बार के बजट में जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वां बजट दिया है, जो अपने आप में इतिहास है। और यही नहीं, पिछली बार 50.65 लाख करोड़ का अगर बजट था तो उसमें 5.6% का इजाफा करते हुए 47 लाख करोड़ रुपए का बजट ये हुआ है। और बड़ी बात यह है कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार बढ़ के 12,20,000 करोड़ रुपए रखा गया। जहां सरकार इतना निवेश करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वहीं पे प्राइवेट सेक्टर से भी लगभग 4-4.5 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च होता है तो लगभग 17 लाख करोड़ रुपए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, जिससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधारभूत ढांचा बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। एसएमई मार्ट, शी मार्ट, एसएचई मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज, जो 2 करोड़ बहनें हमारी लखपति दीदी बनी हैं और 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य है। अब उनको शी मार्ट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज, उनको उद्यमी बनने का अवसर, और उनको ऐसे मार्ट जहां पे अपना सामान बेच सकें वो दिया जाएगा। बहनों की आर्थिक मजबूती होगी। सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसका यह घोषणा यहाँ पे की गई है, जिससे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा और रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आत्मनिर्भर हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होंगे। बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाना है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
यही नहीं, इससे पहले आपको याद होगा बल्क ड्रग पार्क गुजरात को दिया गया, जहां पे 2000 करोड़ रुपया का निवेश करके हजारों युवाओं को रोजगार मिलेंगे और रॉ मटेरियल इंडिया में बनेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क 5 बनने थे, उनमें से हमारे अब बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने, उसके लिए भी। अगला है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि हम केमिकल्स को भी इंपोर्ट ना करें, भारत में बने, आत्मनिर्भरता, तो उसकी घोषणा यहाँ पे की गई। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब। आप देखिए पीएलआई स्कीम जब मोबाइल फोन के लिए लाए थे, उससे पहले भारत में मोबाइल फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज सारे मोबाइल फोन भारत में बनते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं। आत्मनिर्भर भी हुए, रोजगार भी मिला, एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से ही जो हमारे पुराने एमएसएमई मध्यम सूक्ष्म उद्योग हैं, उनके 200 क्लस्टर्स को रिवाइव करने के लिए, उनको और सुधार लाने के लिए, उसके लिए नई योजना लाए हैं। जो इंडस्ट्रियल टूल इंस्टीट्यूट या टूल क्लस्टर, उसका वो बनाने का काम करेंगे। यही नहीं, हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उसको लगभग 20 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल में मिले। उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड वो क्रिएट किया गया ताकि आसानी से उसको बैंकों से पैसा मिल सके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल सके, वो अपनी क्षमता बढ़ा सकें। फिर हमारी जो बेटियां साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स हैं, वो देश के हर जिले में उनके लिए हॉस्टल बना के देंगे ताकि बेटियों के लिए और सुविधाएं वहां पे हो सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम लोग बना के दे रहे हैं। यही नहीं, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स देश भर में बनेंगी, जिस यूनिवर्सिटी के आसपास पूरी टाउनशिप का मॉडल खड़ा होगा। इसी तरह से ही देश भर में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसका हब हम यहाँ पे बनाएंगे। 5 ऐसे नए रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे जहाँ पे टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में नई अर्थव्यवस्था, नए निवेश, नए उद्योग लगें और उन टाउन्स को, उन शहरों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आप देखिए सारी रिफॉर्म्स जो हैं, इसी तरह से हमने नए इनकम टैक्स एक्ट को लागू करके सरल तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकें वो तय कर दिया। 1 अप्रैल के बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक आपको इनकम टैक्स भरने की छूट दे दी है, उसको हमने आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से हमारे जो फिश एफपीओस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको बल देने के लिए काम किया है। हमने जो टीडीएस कटता था 2% मैन पावर सप्लाई पे, उसको 1% कर दिया है। कार्गो क्लियरेंस को और बेहतर कर दिया है, आसान कर दिया है। रेयर अर्थ के हमने नए कॉरिडोर बनाने के लिए शुरुआत की है जो कोस्टल एरियाज में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट जो है, इस बार 1,40,000 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज इनको मिलेगी, जिसमें बहुत सारा पैसा सीधा हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रधान, जिला परिषद के सदस्य हो या मेयर या डिप्टी मेयर हो, तो उनको मिलेगा। मान लीजिए हमारी बड़ौदा की मेयर 1,000 करोड़ का अपना बॉन्ड लाती हैं, तो यहाँ पर जो भी 1,000 करोड़ का बॉन्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाएंगी, उनको 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार देगी। इसी तरह से साथियों, डेटा सेंटर जो भारत में बनेंगे और विदेश को भी अपनी सुविधा देंगे, उनको टैक्स फ्री करने का काम किया है। एक नया फ्रेट कॉरिडोर हमने दानकुनी वेस्ट बंगाल से सूरत के साथ उसकी घोषणा की है। नए एक्सप्रेस वे में गुजरात को बहुत बड़ा फायदा उसका हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जो कैपेसिटी बिल्डिंग हमने इससे लोगों की करनी है 25 करोड़ लोगों की, उसकी घोषणा इसमें की है ताकि आप जैसे सभी हमारे जो भाई बहनें हैं उनको एआई मॉड्यूल से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आप अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में, हम राजनीति के क्षेत्र में, कोई और शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे करें, उसको हम देश भर में करेंगे।
इसी तरह से स्पोर्ट्स के लिए हमने खेलो इंडिया मिशन, बहुत बड़ी एक घोषणा मोदी सरकार ने की, जिसमें कोच की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, खिलाड़ियों का चयन हो, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हो, नया आधारभूत ढांचा बनाना हो, नई लीग शुरू करनी हो, बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान इसके माध्यम से होगा। और हमारे गुजरात में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी और 2036 की ओलंपिक्स की तैयारी हम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, अगर मैं आयुष की बात करूं तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब और दुनिया भर का ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर हमारे जामनगर में बनाया, उसके लिए बड़ी घोषणा की है कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उसमें और सुधार किया जाएगा। और हमारे आयुष के आसपास ऑल इंडिया आयुष सेंटर, जो जैसे एम्स होते वैसे आयुष के 5 बड़े खुलेंगे। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हजारों लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको स्वरोजगार रोजगार के अवसर मिल सकें। AHP जिसको हम कहते हैं वो 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन में दिए जाएंगे। निमहांस का इंस्टीट्यूट हम खोलेंगे। ऐसे 5 मेडिकल टूरिज्म हब जो मैंने कहा हम लोग खोलेंगे। और जो 17 ऐसी बीमारियां जहां पर आपको दुनिया भर से दवाई लेनी पड़ती है, कैंसर जैसी बीमारी के लिए 7 और एडिशनल ऐसी जो हमने कहा रेयर डिसीज के लिए, उस पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल माफ कर दी गई। गुजरात को क्या मिलने वाला है? जो टैक्स डेवल्यूशन का पैसा है, जो केंद्रीय कर और ड्यूटीज में से आपका हिस्सा, वो 57,310 करोड़ रुपया इस साल के लिए मिलेगा, 2026-27 के लिए। और ग्रांटिंग एड जो है वो भी लगभग 20,000 करोड़ रुपया मिलेगी। अगर आप 2014 से 26 तक देखो तो टैक्स डेवल्यूशन में गुजरात को लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया मिला और ग्रांटिंग एड लगभग 1,88,000 करोड़ रुपया मिला है। जो सेस्की फंड हमने नया खड़ा किया है, जो भारत सरकार अपनी ओर से देती है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपको नया आधारभूत ढांचा कुछ भी खड़ा करना है, बिल्डिंग बनानी, सड़कें बनानी, कुछ इंस्टीट्यूट बनाने, वो हमने पिछले साल, ये जो चल रहा वित्तीय वर्ष है, इसमें लगभग 4200 करोड़ अब तक दे दिया। इससे पिछले साल हमने लगभग 6,000 करोड़ रुपया दिया था और अगले आने वाले साल में भी लगभग 6,000 करोड़ रुपया गुजरात को उससे मिलेगा। गुजरात में रेल लाइन यूपीए की सरकार के समय इलेक्ट्रिफिकेशन मात्र 13 किलोमीटर अगर मैं देखा जाए तो वो किया, हमने 300 किलोमीटर के लगभग किया। यही नहीं, नए ट्रैक हमने 224 किलोमीटर बनाए हैं। जो एवरेज बजट आपको यूपीए की सरकार में मिलता था वो 500 करोड़ रुपया मिलता था, मोदी सरकार में 8743 करोड़ रुपया मिलता है। 4 नई वंदे भारत ट्रेन आपके यहाँ से चलती है। 87 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन का दर्जा दिया गया। 990 फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए गए ताकि आवागमन की आपको सुविधा हो, कहीं पे रुकना ना पड़े। अहमदाबाद मेट्रो के ऊपर लगभग 13,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किया। फेज 2 की नींव पत्थर भी मोदी सरकार ने रख दिया, मोदी ने रखा है। इसी तरह से नेशनल हाईवे 8,111 किलोमीटर हमने अब तक बना के गुजरात में दिए हैं। कई और प्रोजेक्ट हमारे 1577 करोड़ रुपए के भारतमाला प्रोजेक्ट में घोषणा की गई है, जिनमें लगभग 65,488 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। टूरिज्म में 176 करोड़ रुपया प्रसाद स्कीम के अंतर्गत आपके यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट हैं जिसकी लिस्ट में अध्यक्ष और बाकी साथियों के माध्यम से आपको दे दूंगा ताकि आपको उसका लाभ जो है पूरा जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं ही एक तरफ से बोलूंगा तो शायद आपके सवाल नहीं आ पाएंगे और आप थोड़े उत्सुक से सवाल पूछ रहे हैं तो आपके सवालों का इंतजार है। एक एक करके जिसको आप एक एक करके बुला लीजिए। जिस किसी को भी आप किसी एक एक माइक के बिना ही आ जाएगा भाई। मोदी जी ने जो हमले की जो साजिश थी, स्पीकर भी बोल चुके हैं, कैसे देखते हो ये बात? भारत की राजनीति में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो कि जिस पार्टी ने 60 साल देश में राज किया, जिसकी पार्टी और परिवार दोनों को सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला, लेकिन जिनकी सरकारों में देश ने हजारों किलोमीटर भूमि
चीन को खो दी, जो अपने अधिकार पाकिस्तान से नहीं ले पाए। आज वो जब सरकार पर प्रश्न चिन्ह झूठी बात करके खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो बहुत स्पष्ट नजर आता है कि जब डोकलाम में चीन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था तब भारत की सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया का चीन उसके बाद कभी आंख उठाकर नहीं देख पाया। उस समय भारत के रक्षा मंत्री बॉर्डर पर गए, भारत के प्रधानमंत्री बॉर्डर पर गए, सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया। लेकिन उस समय राहुल गांधी कहां थे, कांग्रेस के नेता कहां थे? बंद कमरे में चीन के अधिकारियों के साथ क्या रणनीति बना रहे थे? राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से कितना पैसा लिया, क्यों लिया, उसकी जानकारी आज तक देश को नहीं दी। अरे ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में जमीनें भी चीन को दे दी, बदले में चीन से पैसा ले लिया राजीव गांधी फाउंडेशन पे। ये सवाल खड़ा करते हैं जिनके समय बॉर्डर पे सड़कें नहीं बनती थी, हवाई पट्टियां नहीं बनती थी, बॉर्डर पे मुस्तैदी नहीं की जाती थी, डरते थे कि भाई चीन बुरा मान जाएगा। आज मोदी सरकार में बॉर्डर पर जितने गांव हैं उनको वाइब्रेंट विलेज कहा गया, फर्स्ट विलेज कहा गया, सड़कें बनाई गई, हवाई पट्टियां बनाई गई। हमने देश का रक्षा बजट रिकॉर्ड बढ़ाया है। 7,60,000 करोड़ रुपए के लगभग देश का रक्षा बजट है। 1 रैंक 1 पेंशन मोदी सरकार ने दी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश ने रिकॉर्ड 1,20,000 करोड़ से ज्यादा कर दी। 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमने एक्सपोर्ट डिफेंस का कर दिया। हमें राहुल गांधी जी से ज्ञान देश की रक्षा के लिए नहीं चाहिए। इनके समय जवानों के सिर काट के पाकिस्तान ले जाता था। आज भारत सरकार के निर्देश हैं, खुली छूट है, हमारी सेना घुस के पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पे एयर स्ट्राइक भी करती है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी हवाई पट्टियों को बैलगाड़ी चलने के लायक भी नहीं छोड़ती। सर पहले सर इधर बांग्लादेश की टीम ने, क्रिकेट टीम ने पहले ये बताया कि हिंदुस्तान में खेलना सेफ नहीं है, उसके बाद में पाकिस्तान ने भी यही कहा। तो क्या आप मानते हो कि ये सेफ नहीं है, या तो फिर ये एक तरफ से प्रेशर टैक्टिक है? आज तक के जितने यहाँ पे भारत में टूर्नामेंट हुए, भारत ने बेहतर सुविधाएं दी। दुनिया भर के क्रिकेट जगत को भारत एक बहुत बड़ा योगदान देता है, आर्थिक रूप से भी और खेल के क्षेत्र में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी और हैंड होल्डिंग के रूप में भी। आज अगर कोई बहाना बनाकर भारत नहीं आना चाहता और उस पर राजनीति करना चाहता है तो मुझे लगता है उस पर आईसीसी को कड़ा रुख अपनाना ही चाहिए। उनकी ग्रांट भी बंद करनी चाहिए और उनको कम से कम कुछ साल के लिए बैन करना चाहिए, ताकि कोई द्विपक्षीय खेल भी वो दूसरे देशों के साथ ना खेले। उनका बोर्ड तो कर्जई होगा ही, उनके देश को भी, जो पहले 2 वक्त की रोटी के लाले हैं, जहां महंगाई चरम सीमा पर है, वहां पाकिस्तान में और कई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। वो खेल में राजनीति कर रहा है पाकिस्तान, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सेफ नहीं है हिंदुस्तान, सेफ नहीं है। हिंदुस्तान से ज्यादा सेफ क्या है? और पाकिस्तान ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। सर पूरे भारतवर्ष में हमारे सब सनातनियों के ऊपर से क्वेश्चन कर रहा हूँ। कब तक आएगा ये सोशल मीडिया में वायरल हुआ, विपक्ष भी आपको ट्रोल कर रहा है। क्या एलजी की बैन पहले हुई आपकी वीडियो वायरल हुई थी। विपक्ष के बाद जब कोई मुद्दा नहीं होता तो वैसे ही करते हैं। सर पर उनका कहना है कि स्वदेश की बात करने वाले कुछ विदेशी ब्रांड बिल्कुल, हम बिल्कुल स्वदेशी की बात करते हैं और निश्चित तौर पे करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा कि जैसे जैसे आपकी चीजें खत्म हो रही, सारी चीजें स्वदेशी ही अपनानी चाहिए और हम सबको स्वदेशी की ओर ही जाना चाहिए। और मैं ये आज से नहीं, कई साल पहले से जो चल रही उसको चला रहे हैं। जब ये भी खत्म होगी तब सारे स्वदेशी ही आ रहे थे, देखो स्वदेशी ही है। धन्यवाद। चलो धन्यवाद। नहीं, क्यों सवाल कोई और पूछने तो और कोई बजट में अभी जो जो इंडस्ट्रियल लॉ है उसको 4 कोड में रूपांतरित कर दिया गया है, इंडस्ट्री के लिए है। तो उसमें बहुत सारी एलोमनी है,
उसके लिए हमारे सांसद यहाँ जो हेमंत भाई है वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो वो इनकॉर्पोरेशन कब होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? बहुत वर्षों के बाद इतनी ज्यादा रिफॉर्म्स लगातार है, और जो प्रधानमंत्री मोदी कहते थे रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, वो हमने सच्चाई में देखा है। जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है, A to Z जो रिफॉर्म्स हुई हैं, उसमें हर क्षेत्र में अन्नदाता से लेके टेक्नोलॉजी जगत तक सब में रिफॉर्म्स आए। उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिला, नए रोजगार हुए, नए उद्योग हुए, नए निवेश भारत में आए, और लेबर लॉज जो 4 कोड नए आए हैं, उसके कारण जो हमारा कर्मचारी में जो हमारे मजदूर वर्ग एम्प्लॉयज हैं, उनका पोस्ट रिटायरमेंट भी जीवन बहुत सुरक्षित हुआ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर उसमें फिर भी और सुधार करने की आवश्यकता है तो मोदी सरकार लगातार सुधार की ओर देखती है। फीडबैक जो आएगा हम उसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी ये हुआ ही है सुधार, जिसके कारण हर पक्ष ने उसका स्वागत किया। सर फिजिकल डेफिसिट कम करने का एक लक्ष्य हुआ है तय, फिर भी जो एक्सपेंडिचर है 53 लाख करोड़ से अधिक है, तो कैसे मतलब ये महंगाई पर कैसे लगाम लगेगा और कैसे सुनिश्चित होगा ये फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, यानी कि आपकी कुल आमदन कितनी और आपका खर्चा कितना। हमने कोविड के टाइम पे जब सारी अनाउंसमेंट्स की थी, तब हमने कहा था हम इसको आहिस्ता करते करते 4.5% 2025-26 में लाएंगे। हमने 4.5% की बजाय 4.4 पे लिया, बेहतर करके दिखाया। वी हैव गिवन बेटर गुड फिजिकल प्रूडेंस, और अब हमने कहा 4.4 की बजाय 4.3 करेंगे, और निश्चित तौर पे इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। 2 कारण, हमने 3 पिलर्स की बात की, इस बजट के 3 पिलर हैं। पहला क्या है, जिसमें उद्योग को बढ़ावा, निवेश, रोजगार सृजन हो। दूसरा है सभी वर्गों की आकांक्षाओं पे खरा उतरना। तीसरा है सबका साथ सबका विकास। जो पहला है उसमें जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, उद्योग ज़्यादा लगेंगे, निवेश ज़्यादा के साथ साथ रोजगार होगा, तो आपकी आय भी बढ़ेगी। जब सरकार भी इन्वेस्टमेंट कर रही, प्राइवेट सेक्टर भी करेगा, तो आपकी आय बढ़ेगी, आपके इन्वेस्टमेंट के कारण रोजगार भी बढ़ेगा, और आपके कर ग्रहण भी ज़्यादा होगा, संग्रहण भी ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, कमाई भी बढ़ गई। खर्चा तो आपने बढ़ाया, लेकिन आपकी कमाई के साथ साथ ओवरऑल जब आपकी मार्केट एक्सपेंड करती है, मार्केट का साइज बढ़ता है, तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्रामीण क्षेत्र में 1,40,000 करोड़ रुपया अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज दोनों को देने की बात की। इससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे टियर 2 और अर्बन बॉडीज में निवेश आएगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा, स्थानीय लोगों की जेब में पैसा आया तो खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो क्या होगा, कुल मिला के अर्थव्यवस्था का पहिया ऐसे ही घूमेगा। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, टायर 2 जो टायर 3 जैसे सिटीज हैं उस पर खास ध्यान दिया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। ऐसे वडोदरा जैसे जो टायर 2 सिटी है सर, क्या उसमें आप इसमें स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए वहां पे चैलेंज मोड पे किया जाएगा कि वो राज्य अपने उन शहरों के अर्थव्यवस्था को कैसे करना चाहते हैं, उसका मॉडल क्या है। जब वो चैलेंज मोड पे आएंगे तो अपनी सबको बताएंगे क्या क्या उसका प्रावधान है, उसमें फिर 5,000 करोड़ रुपए का मदद उनको अगले 5 सालों में की। नहीं, लेकिन सर ये राज्य को मांगना होगा कि मतलब कैसे ये चैलेंज मोड वही होता है, उसमें कम्पीट करना होता है। एसआर की प्रक्रिया अभी चल रही है, जो लोग वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। जो 7 नंबर का जो फॉर्म है उसके अंदर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता या आरएसएस के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, ऐसा आक्षेप कांग्रेस लगा रही है। देखिए, जब कांग्रेस इतने चुनाव हारती है तो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती। क्या गुजरात में कांग्रेस का कार्यकर्ता खत्म हो गया? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है कि नहीं है? क्या कांग्रेस के पास बूथ लेवल एजेंट है? अगर मेरा बूथ लेवल एजेंट जाके नीचे काम कर रहा है तो कांग्रेस का क्या कर रहा है, बाकी दलों का क्या कर रहा है? नहीं भाई, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन एक वोटर्स लिस्ट देता है,
उसके बाद आपको लगता है कि किसी की मृत्यु हो गई या कोई किसी का जन्म हुआ है, अब वो 18 साल से ज़्यादा हो गया, उसका वोट बनना है, तो वोट जुड़वाना कटवाना आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वो प्रक्रिया निष्पक्ष है, सबके लिए एक जैसी है। पर कलेक्टर के सामने वो लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें है और हमारा नाम काटा दिया जाए या कि फॉर्म ऐसा है, ऐसा जो जिंदा है वो वहाँ पे खड़े होकर भाई बोल रहे ऐसा हैं कि होगा, हमारा नाम है, ये लोग कटवा रहे हैं। ऐसा है, अगर ऐसा है तो उसको केवल एक फॉर्म भर के देना और जुड़ जाता है, ये कोई अंत थोड़ी है। गुजरात का चुनाव में कोई ऐसा नहीं है, बिहार में भी कांग्रेस ऐसे आरोप लगाती थी। मैं आपसे आज पूछता हूँ, आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दल इंडी लाइन्स के बिहार में मतदाता सूची दी गई, एसआर की प्रक्रिया हुई, सारी प्रक्रिया हुई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद जब सब कहा कि हाँ जी हमारा वोट ठीक है, जब वोटिंग हो गई तब किसी ने विरोध नहीं किया, जब रिजल्ट आ गए तब विरोध नहीं किया, फिर लगा अच्छा चुनाव हार गया, वैसा यार पे पैसेंजर खड़ा कर दो। ये तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है और इस साल हार की सेंचुरी लगाने वाली है। अमेरिका के 60 ट्रेड की बात ही कर रही है, ट्रम्प ने भी ट्वीट कर दिया है। अच्छा, ये रसिया से हम कच्चा तेल खरीदे के नहीं, ये आपको अभी जानकारी मिल जाएगी। राष्ट्र हित में जो भी है वो भारत कर रहा है। मुझे लगता है ये जो कांग्रेस की झूठ एक्सप्रेस है, आप उसके ऊपर तरफ ज्यादा कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये हमारा सवाल है। अभी भी कंक्लूजन मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम लेट अस नॉट जंप। अभी वो स्थिति आई क्या है, अभी आप घोषणा तो उनको क्या क्या हुआ है, अब क्यों चिंता कर रहे हो? भारत के हितों की रक्षा नरेंद्र मोदी जी ने की है। पहले कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि एग्रीकल्चर डेयरी में कर दिया। पीयूष गोयल जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर और भारत के हितों में मोदी सरकार ने उचित निर्णय किया है, किसी के साथ कोई समझौता नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद।